हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ज्ञान विद जीवन में। उत्तराखंड वन दरोगा भर्ती परीक्षा के लिए जो हमारी प्रैक्टिस सीरीज और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही थी, जिसमें हम डिटेल में पहले चैप्टर भी पढ़ते हैं, उसके बाद प्रैक्टिस सेट लगाते हैं। उस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हमारा चैप्टर नंबर है, आज हमारा जो प्रैक्टिस सेट नंबर या जो हमारी आज क्लास है 12वीं क्लास है वन दरोगा के लिए। तो आज हम आपके लिए क्या खास है, हम आज क्लास 10th की कंप्लीट केमिस्ट्री करेंगे एक ही वीडियो में। 3 चैप्टर हम पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं क्लास 10th की केमिस्ट्री के। 2 बचे हुए चैप्टर और जो पिछले 3 चैप्टर हमने पढ़े हैं उनका कंप्लीट रिवीजन होगा आज। और उम्मीद है हमारी जो परीक्षा है उसमें मिनिमम मान के चलिए 10 से 12 सवाल इन चैप्टरों से ज़रूर आ सकते हैं। सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, मान के चलिए 400 से 500 इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं आपके लिए। तो इसी वजह से इस क्लास को मैंने महा मैराथन का नाम दिया है। और एक नारा हमने भूलना नहीं है अब की बार, वन दरोगा पार। बहुत ध्यानपूर्वक सारे पॉइंट सुनने हैं। जो चीज़ याद है अच्छी बात है, जो याद नहीं है वो नोट डाउन करने हैं आपने। तो बहुत ध्यान से आगे बढ़ते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो एक बार आपको सिलेबस दिखा देते हैं। तो क्लास 10th की जो हमारी एनसीईआरटी है वन दरोगा के लिए, जो हमारे सिलेबस में मेंशन की गई है, तो चैप्टर नंबर 1 से लेकर 5 तक है हमारे केमिस्ट्री, जिसमें चैप्टर 1, 2 और 5 हम कंप्लीट कर चुके थे और बचे हुए थे हमारे धातु अधातु और कार्बन के यौगिक। तो पहले ही इन दोनों चैप्टरों को कंप्लीट करेंगे हम। इसके बाद पहला, दूसरा और जो 5वां चैप्टर है, इनके बचे हुए इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये सारे मेन पॉइंट हम देखने वाले हैं। तो क्लास अच्छी और बहुत बड़ी होने वाली है, बहुत बड़ी में ठीक ठाक होने वाली है। तो बहुत ध्यानपूर्वक सारे पॉइंट आपने नोट डाउन ज़रूर करने हैं। और ऐसे ही करके हम आगे बढ़ेंगे। पहले फिजिक्स का ख़त्म करेंगे, चैप्टर नंबर 4 से 13 तक इसको निपटाएंगे। उसके बाद हम अगले लेक्चर में चैप्टर नंबर 6 से 9 तक जो हमारी बायो है उसको कंप्लीट करेंगे एक ही वीडियो में। तो बिल्कुल तैयार रहिए, 2 से 3 दिनों में हमारा सिलेबस कंप्लीट होने वाला है, फिर कंप्लीट रिवीजन पे जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कार्बन और उसके यौगिक से। तो सबसे पहला पॉइंट है, ऐसे पदार्थ जिनके रासायनिक गुण समान तथा भौतिक गुण, रासायनिक मतलब केमिकल, भौतिक मतलब फिजिकल, गुण भिन्न होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? अपर रूप कहलाते हैं, एलोट्रोप कहलाते हैं। कार्बन के 2 प्रमुख अपर रूप कौन कौन से हैं? हीरा और ग्रेफाइट। दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ या धातु कौन सी है? हीरा है। काले हीरे को क्या कहा जाता है? बोल्ट कहा जाता है। अगला पॉइंट है, काले हीरे का उपयोग किस में किया जाता है? शीशा काटने में किया जाता है। अगला पॉइंट है, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे एनसीईआरटी की बुक में भी दिए गए हैं, आप देख भी सकते हैं वहाँ से। तो सारे पॉइंट इस वजह से मैंने एक ही साथ इंक्लूड करा इनको। अगला पॉइंट है, पेंसिल बनाने में, परमाणु भट्टी में, इलेक्ट्रोड के रूप में, कार्बन आर्क बनाने में किसका प्रयोग होता है? हमारे ग्रेफाइट का यूज होता है। हीरे में कौन सा संकरण 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 माने हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है? यह है sp3। अगला पॉइंट है, ग्रेफाइट में कौन सा संकरण प्रसंकरित होता है? sp2। अगला पॉइंट है, कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिक को क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन। अगला पॉइंट है, पेट्रोलियम या कच्चा तेल किसका प्राकृतिक रूप है? ये हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक रूप है। आगे बढ़ते हैं, जिस हाइड्रोकार्बन में प्रत्येक कार्बन परमाणु की चारों संयोजकताएं एक सहसंयोजी आबंध द्वारा संयुक्त होती हैं, उसे क्या कहते हैं? इसे संतृप्त हाइड्रोजन कहते हैं। अगला पॉइंट है, एल्केन श्रेणी का फॉर्मूला क्या है या सूत्र क्या है? CnH2n+1। तो n की जगह पे 1 2 3 4 ये चीज़ें रखी जा सकती हैं। जैसे 1 रखेंगे तो क्या बनेगा? C1H4 बन जाएगा, यानी CH4 बन जाएगा, मीथेन बन जाएगा। 2 रखेंगे तो C2H6 बन जाएगा। अगला पॉइंट है, वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कम से कम 2 निकटतम कार्बन परमाणु आपस में द्विबंध या त्रिबंध, डबल बॉन्ड या टर्शरी बॉन्ड के साथ अपनी संयोजकता को संतुष्ट करते हैं, तो उसे कहते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन या एल्कीन। एल्कीन का फॉर्मूला क्या है? CnH2n। CnH2n। अगला पॉइंट है, एल्काइन श्रेणी का फॉर्मूला क्या है? CnH2n-2।
यहाँ पर n क्या है, किसी अणु में उपस्थित कार्बन परमाणु की संख्या। अगला पॉइंट है बेंजीन का C6H6 क्या क्या है, ये है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। पूछे गए सारे सवाल इंपॉर्टेंट है। अगले आगे बढ़ते हैं। बेंजीन C6H8 की संरचना किस प्रकार की होती है, वलय टाइप की होती है। अगला पॉइंट है जब दो या दो से अधिक यौगिकों के अणुसूत्र समान होते हैं परंतु उनके गुणों में अंतर होता है तो इस गुण को क्या कहते हैं, समावयवता कहते हैं, आइसोमेरिज्म कहते हैं इसे। अगला पॉइंट है परमाणु के भिन्न बंधों के कारण उत्पन्न समावयवता को क्या कहते हैं, संरचनात्मक समावयवता, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। अगला पॉइंट है अंतरिक्ष में परमाणु के भिन्न 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 प्रबंध के कारण उत्पन्न समावयवता क्या कहलाती है, इसे कहते हैं त्रिविम 3D समावयवता। अगला पॉइंट है जब एक ही यौगिक के दो या दो से अधिक अणु आपस में संयोग करके एक बड़ा अणु बनाते हैं, मॉलिक्यूल, तब इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, बहुलकीकरण यानी पॉलीमेरिसेशन कहते हैं इसको, बहुलकीकरण। अगला पॉइंट है बहुलकीकरण अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणु को क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल को क्या कहते हैं, उसे मोनोमर कहते हैं। अगला पॉइंट है बहुलकीकरण अभिक्रिया में प्राप्त उत्पाद को क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं। जो हमें रिजल्ट प्राप्त होगा उसे बहुलक कहते हैं। अगला पॉइंट है बहुलक का अणुभार किसके अणुभार के गुणक के रूप में होता है, मूल यौगिक के अणुभार के रूप में होता है। अगला पॉइंट है स्टार्च और सेलुलोज किस बहुलक के उदाहरण हैं, ये प्राकृतिक बहुलक के उदाहरण हैं, यानी नेचुरल पॉलीमर के एग्जाम्पल है ये। अगला पॉइंट है जो प्लास्टिक गर्म करने पर मुलायम तथा ठंडा करने पर कठोर हो जाता है तो उसे कहते हैं थर्मोप्लास्टिक। अगला पॉइंट है पॉलीस्टाइरीन, पॉलीथीन, नायलॉन, पॉलीवाइनिल क्लोराइड तथा टेफ्लॉन किस प्रकार के प्लास्टिक हैं, ये है थर्मोप्लास्टिक हैं। पॉलीथीन किसके उच्च ताप तथा उच्च दाब पर बहुलकीकरण के फलस्वरूप प्राप्त होता है, एथिलीन के द्वारा ही प्राप्त होता है पॉलीथीन। अगला पॉइंट है पॉलीस्टाइरीन किसके बहुलकीकरण के फलस्वरूप प्राप्त होता है, ये फेनिल एथिलीन के बहुलकीकरण के द्वारा प्राप्त होता है, पॉलीमराइजेशन के कारण प्राप्त होता है। अगला पॉइंट है अम्ल रखने के कवर तथा सेलो के कवर आदि बनाने में किसका उपयोग किया जाता है, पॉलीस्टाइरीन का प्रयोग किया जाता है। ये सारे पॉइंट आप एनसीईआरटी में देख भी सकते हैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान देंगे। अगला पॉइंट है पतली चादरें, फिल्म है, बरसाती सीट कवर आदि बनाने में किसका प्रयोग होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड का प्रयोग होता है। अगला पॉइंट है ऐसे अनुत्क्रमणीय इरिवर्सिबल बहुलकों को क्या कहते हैं, जिन्हें एक बार गर्म करके इच्छित आकार में ढाला जा सकता है लेकिन दोबारा गर्म करके मुलायम नहीं किया जा सकता, ये कहते हैं ताप दृढ़ बहुलक। जैसे हमने रिवर्सिबल रिएक्शन देखी थी और इरिवर्सिबल रिएक्शन देखी थी। रिवर्सिबल में क्या होता था, जो रिएक्टेंट होता था उससे अगर रिजल्ट प्राप्त हुआ तो रिजल्ट से रिएक्टेंट फिर से प्राप्त हो जाता था, लेकिन इरिवर्सिबल में जो उत्पाद प्राप्त है उस उत्पाद से फिर से अगर मैं अभिकारक चाहता हूँ तो वो नहीं बन पाता था, तो वैसा ही यहाँ पर भी होगा। अगला पॉइंट है कौन सी प्लास्टिक ताप दृढ़ बहुलक का उदाहरण है, तो यह है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। अगला पॉइंट है बेकेलाइट तथा मेलामाइन किस प्रकार के प्लास्टिक के उदाहरण हैं, ये हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के। अगला पॉइंट है बेकेलाइट कैसे प्राप्त किया जाता है, फिनॉल तथा फॉर्मेल्डिहाइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में गर्म करके, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH, ये हम अम्ल क्षार लवण वाले चैप्टर में देख चुके हैं, ये क्षार होगा। अगला पॉइंट है और रेडियो टेलीविजन आदि के केस बाल्टी आदि बनाने में किसका प्रयोग होता है, बेकेलाइट का यूज होता है। अगला पॉइंट है प्राकृतिक रबर, नेचुरल रबर किसका बहुलक है, आइसोप्रोपीन का बहुलक है, पॉलीमर आइसोप्रोपीन का। अगला पॉइंट है प्राकृतिक रबर को सल्फर के साथ मिलाकर गर्म करने की क्रिया को वल्कनीकरण यानी वल्कनाइजेशन कहते हैं। प्राकृतिक रबर को सल्फर के साथ जब मिलाते हैं तो ये रिएक्शन, ये अभिक्रिया क्या कहलाती है, वल्कनीकरण। रबर आसानी से किस में घुल जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड में यानी CO2 में। नियोप्रीन किसके बहुलकीकरण से बनता है, 2-क्लोरोब्यूटाडाइन की वजह से बनता है, ये 2-क्लोरोब्यूटाडाइन की वजह से। अगला पॉइंट है विद्युत रोधी पदार्थ, विद्युत तार
कन्वेयर बेल्ट व खनिज तेल ले जाने वाले पाइप बनाने में किसका प्रयोग होता है? नियोप्रीन का प्रयोग होता है। अगले पॉइंट पे चलते हैं। डाइक्लोरोएथेन तथा पॉलीहाइड किसे बनाया जाता है? ये है थायोकोल को बनाया जाता है। थायोकोल को बनाया जाता है। अगले पॉइंट पे चलते हैं। ऑक्सीजन मुक्त करने वाले रसायनों के साथ मिलाकर रॉकेट इंजनों में ठोस इंजन के रूप में प्रयोग होने वाला रबड़ है थायोकोल रबड़। थायोकोल रबड़। अगले पॉइंट पे चलते हैं। वे श्रृंखलायुक्त ठोस जिनकी लंबाई चौड़ाई की अपेक्षा सैकड़ों या हजार गुना अधिक होती है, वे कहलाते हैं रेशे यानी फाइबर। अगला पॉइंट है। मानव द्वारा संश्लिष्ट किया गया पहला रेशा कौन सा है? यह है नायलॉन। ये नेचुरल रूप से नहीं पाया जाता। अगला पॉइंट है। नायलॉन शब्द किससे मिलकर बना है? न्यूयॉर्क शब्द के NY तथा लंदन के LON से बना है नायलॉन। न्यूयॉर्क और लंदन। ये भी अच्छा सवाल था। अगला पॉइंट है। पॉलीएमाइड रेशे का उदाहरण क्या है? नायलॉन है। नायलॉन का निर्माण सर्वप्रथम 1935 में किया गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट। मछली पकड़ने के जाल में, पैरासूट के कपड़े में, टायर, दांत, ब्रश व पर्वतारोहण के लिए रस्सी आदि बनाने में नायलॉन रेशे का प्रयोग होता है। नायलॉन रेशे का प्रयोग होता है। अगले पॉइंट पे चलते हैं। सेलुलोज से बने कृत्रिम रेशे को रेयॉन कहते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगले पॉइंट पे चलते हैं। कपड़ा बनाने में, कालीन बनाने में, चिकित्सा क्षेत्र में लिंट या जाली बनाने में प्रयोग होने वाला रेशा है रेयॉन। पॉलिएस्टर को सबसे पहले कहाँ विकसित किया गया? इंग्लैंड में किया गया। हाइड्रोक्सिल तथा कार्बोक्सिलिक समूह के मध्य अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप क्या बनता है? एस्टर समूह बनता है। एस्टर समूह बनता है। तो कार्बन के यौगिक वाला हमारा चैप्टर समाप्त होता है। अब देखेंगे धातुओं वाला चैप्टर। धातुओं के बारे में बेसिक जानकारी मैं आपको बता चुका हूँ। ऐसे तत्व जो अपनी बाहरी कक्षा में अगर जो उनके आउटर मोस्ट शेल होता है उसमें से अगर इलेक्ट्रॉन दान कर दें, डोनेट कर दें, तो वो धातु होंगे। और जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, वो अधातु होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ऐसे तत्व हाइड्रोजन के अतिरिक्त जो इलेक्ट्रॉन को त्याग करके धनायन प्राप्त करते हैं वे धातु कहलाते हैं। पॉजिटिव आयन आएगा इलेक्ट्रॉन अगर कोई देता है। अगर इलेक्ट्रॉन कोई लेता है यानी एक्सेप्ट करता है तो उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, तो वो अधातु होगा। धातुओं की इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी यानी विद्युत चालकता का क्रम है, सबसे ज़्यादा है चांदी, फिर तांबा, फिर एल्यूमिनियम, फिर टंगस्टन। अगले पॉइंट पे चलते हैं। किस तत्व की ऊष्मीय तथा विद्युत चालकता सबसे कम होती है? तो शीशे की होती है। धातु के ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय होती है यानी बेसिक या एल्कली होती है। अगले पॉइंट पे चलते हैं। क्रोमियम ऑक्साइड Cr2O3 की प्रकृति कैसी है? अम्लीय है यानी एसिडिक है। एल्यूमिनियम, जिंक, लेड के ऑक्साइड कैसे होते हैं? उभयधर्मी, एम्बोथेरिक यानी वे अम्लीय भी होंगे और क्षारीय होंगे, उनका मिक्सचर होंगे। धातुएं प्रायः किस अम्लों में हाइड्रोजन विस्थापित करती हैं? तनु अम्लों में। इनके बारे में पढ़ा चुका हूं, तो वो चैप्टर जरूर देखें आप सभी लोग। तनु अम्ल किसे कहते हैं? संतृप्त किसे कहते हैं? कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट। तनु माने डाइल्यूट हुआ। तो डाइल्यूट में क्या होता था? जो विलायक यानी सॉल्वेंट होता था वो ज़्यादा होता था और जो एसिड होता था वो कम होता था। अगले पॉइंट पे चलते हैं। भूपर्पटी में या क्रस्ट में मिलने वाली प्रमुख धातुएं कौन सी है? सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, लोहा और कैल्शियम। अगले पॉइंट पे चलते हैं। भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिक को खनिज या मिनरल कहते हैं। वे खनिज जिनके धातुओं को सुगमतापूर्वक या लाभकारी रूप से निष्कर्षित किया जाता है वे कहलाते हैं अयस्क। यानी अयस्क जो और हैं इन पर अगर कोई मैं प्रोसेस करता हूं उससे मुझे कोई एलिमेंट प्राप्त होगा। अगला पॉइंट है। अयस्कों से धातुओं के निष्कर्षण या परिष्करण में सम्मिलित विभिन्न प्रक्रमों को, विभिन्न जो भी प्रोसेस चलती हैं उसको कहते हैं धातुकर्म, मेटलर्जी। अगले पॉइंट पे चलते हैं। अयस्क में मिले अशुद्ध पदार्थ जैसे रेत है, मिट्टी है, ये सारी चीजें क्या कहलाती हैं? गैंग कहलाती हैं। अगले पॉइंट पे चलते हैं। अयस्क में मिले गैंग या अशुद्ध पदार्थ को हटाने के लिए बाहर से मिलाए गए पदार्थ को क्या कहते हैं? फ्लक्स कहते हैं। फ्लक्स। गैंग हटाएंगे कि और में क्या होता है? गैंग होता है। गैंग क्या है? एक प्रकार का इम्प्योर मटेरियल है, उसको हटाने के लिए क्या मिलाया जाता है? धातु में या अयस्क में फ्लक्स मिलाया जाता है। गैंग व फ्लक्स मिलने से बना हुआ पदार्थ क्या कहलाता है? धातुमल। ये बचा हुआ आइटम जो बिल्कुल यूजफुल नहीं होता है। अगले पॉइंट पे चलते हैं। किस प्रक्रिया में धातु के अयस्क को उसके द्रवणांक से नीचे ताप पर गर्म करके
करते हैं ताकि अयस्क में मिले वाष्पशील अशुद्धियां दूर हो जाएं, तो इसे कहते हैं निस्तापन, कैल्सिनेशन। अगला पॉइंट है, किस प्रक्रिया में धातु के अयस्क को गर्म हवा की उपस्थिति में उसके द्रवणांक से नीचे ताप पर गर्म करते हैं ताकि इसमें मिली अशुद्धि ऑक्सीकृत हो जाए, तो इसे भर्जन या रोस्टिंग कहते हैं। अगले पॉइंट पे चलते हैं, किस प्रक्रिया में धातु के अयस्क को कोक एवं फ्लक्स की उपस्थिति में उसके द्रवणांक के ऊपर के ताप पर गर्म करते हैं जिससे शुद्ध धातु प्राप्त होती है, इसको कहते हैं स्मेल्टिंग। अगले पॉइंट पे चलते हैं, कार्बोनेट अयस्क को किस विधि द्वारा धातु ऑक्साइड से में परिवर्तित किया जाता है, यह है निस्तापन। सल्फाइड अयस्क को किस विधि द्वारा धातु ऑक्साइड से परिवर्तित किया जाता है, धातु ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है, तो इसको कहते हैं भर्जन। अगले पॉइंट पे चलते हैं, धातु पर उसकी परत उनकी सतह पर वायु एवं आर्द्रता, आर्द्रता माने ह्यूमिडिटी के प्रभाव द्वारा नष्ट होना क्या कहलाता है, संक्षारण। जैसे हमारे लोहे पर जंग लगता है तो संक्षारण यानी कोरोजन का ही एक एग्जाम्पल है। अगले पॉइंट पे चलते हैं, लोहे पर जंग लगा, तांबे की सतह हरा हो जाना है, चांदी की वस्तुओं का काला हो जाना है, ये सारी रिएक्शन जो भी हैं ये सब संक्षारण है यानी कोरोजन के एग्जाम्पल हैं। लोहे पर जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है, ये है केमिकल चेंज यानी रासायनिक परिवर्तन। अगला पॉइंट है, जंग लगने से लोहे पर क्या प्रभाव पड़ता है, लोहे का वजन बढ़ जाता है। लोहे में जंग लगने से किस पदार्थ का निर्माण होता है, फेरियोसोफेरिक ऑक्साइड Fe2O3 XH2O। एक्स की जगह 1 2 3 4 ये रखा जा सकता है, यानी जल जितना ज़्यादा होगा एक्स की वैल्यू उतनी ज़्यादा होगी। अगले पॉइंट पे चलते हैं, लोहे को जंग से किस प्रकार बचाया जा सकता है, पेंट करके, तेल लगाकर, ग्रीस लगाकर, यसद लेपन, इसको गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, यसद लेपन को इंग्लिश में गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, जिसमें जिंक की परत चढ़ाई जाती है। क्रोमियम लेपन, एनोडीकरण या मिश्र धातु लगाकर जंग से बचाया जा सकता है हमारे लोहे को। लोहे एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उस पर जस्ते की एक पतली परत चढ़ाई जाती है जिसको यसद लेपन या गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। कैडमियम तथा पारा शरीर के किस अंग को नुकसान पहुंचाते हैं, गुर्दे को पहुंचाते हैं। अगले पॉइंट पे चलते हैं, लेड यानी पीबी शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, जिगर यानी दिल, मस्तिष्क और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को बहुत अफेक्ट करता है, प्रभावित करता है, नुकसान पहुंचाता है। टंगस्टन का गलनांक लगभग कितना होता है, मेल्टिंग पॉइंट 3500 डिग्री सेंटीग्रेड, 3500 ये माइनस नहीं है, 3500 डिग्री सेंटीग्रेड है, ध्यान रखेंगे। भारत में टंगस्टन का उत्पादन किस राज्य में होता है, राजस्थान स्थित देगाना खनिज में, राजस्थान के देगाना क्षेत्र में होता है, इतना ध्यान रखेंगे। टंगस्टन तंतु यानी फिलामेंट के उपचयन को रोकने के लिए क्या किया जाता है, और रिडक्शन, तो बिजली के बल्ब में हवा निकाल दी जाती है। अगला पॉइंट है, जिरकोनियम धातु किस में जलती है, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन दोनों में। बेकेओलाइट किसका अयस्क है, जिरकोनियम का है, यानी इसकी जब प्रोसेसिंग करेंगे बेकेओलाइट, बेडोलेआइट का जब प्रोसेसिंग करेंगे तो हमें जिरकोनियम मिलेगा। अगला पॉइंट, न्यूट्रॉनों को अवशोषित करने के कारण नाभिकीय रिएक्टर में किसका उपयोग होता है, जिरकोनियम, कैडमियम और बोरॉन का। अवशोषित मतलब एब्जॉर्ब करना। अगले पॉइंट पे चलते हैं, बेराइल किस धातु का मुख्य अयस्क है, ये बेरिलियम का है, यानी बेराइल पर जब प्रोसेसिंग करेंगे तो हमें बेरिलियम प्राप्त होगा। फ्रांसियम क्या है, एक रेडियो एक्टिव लिक्विड मेटल है, रेडियो सक्रिय द्रव धातु है। स्टेनस सल्फाइड SnS2 को क्या कहते हैं, मोजाइक गोल्ड भी कहते हैं, इसे मोजाइक गोल्ड भी कहते हैं। स्टेनस सल्फाइड का प्रयोग किस रूप में होता है, पेंट के रूप में होता है। अगले पॉइंट पे चलते हैं, कौन सी धातु अपर रूपता यानी एलोट्रोप प्रदर्शित करती है, टिन है जिसको Sn भी कहते हैं। अगला पॉइंट है, सबसे भारी धातु है ओस्नियम, यानी इसका ही सबसे ज़्यादा घनत्व भी होगा, डेंसिटी। सबसे कठोर धातु है प्लेटिनम। बेराइटा वाटर किसे कहते हैं, बेरियम हाइड्रोक्साइड को। किस धातु का उपयोग बेरियम मील के रूप में उदर के एक्सरे के लिए होता है, ये है हमारा बेरियम सल्फेट। अगले पॉइंट पे चलते हैं, काफ़ी अच्छा सवाल है, आतिशबाजी के दौरान हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है, बेरियम की उपस्थिति के कारण। आतिशबाजी के दौरान लाल चटक रंग
क्रिम्सन रेड कलर ये होता है स्ट्रोंशियम के कारण, स्ट्रोंशियम के कारण। अगले पॉइंट पे चलते हैं, सबसे हल्का धात्विक तत्व बताइए, ये हमारा लिथियम है। अगले पॉइंट पे चलते हैं, कौन सी धातुएं अपनी कम अभिक्रियाशीलता के कारण स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं? चांदी, सोना, तांबा, प्लेटिनम, बिस्मथ। उत्कृष्ट धातुएं कौन सी हैं? उत्कृष्ट माने ये रिएक्शन करने के लिए थोड़ा देर लगाती हैं या बहुत ज़्यादा टाइम लगाती हैं। सोना, प्लेटिनम, चांदी और पारा। धातुओं में सबसे ज़्यादा मेलिएबल या आघातवर्ती कौन सी है धातु है? सोना और चांदी। आघातवर्ती यानी इनको पीट कर, यानी इन पर प्रोसेसिंग करके इनको चादर यानी सीट के फॉर्मेट में बदला जा सकता है। विद्युत धारा के प्रवाह में कौन सी धातुएं अपेक्षाकृत अधिक प्रतिरोध रेजिस्टेंस दिखाती हैं? तो ये हैं पारा और लोहा। यानी इजीली इनसे अगर कहें तो इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं हो पाएगा। विद्युत धारा का सर्वोत्तम चालक, बेस्ट कंडक्टर, तो ये है चांदी, दूसरे नंबर पे है तांबा। एल्यूमिनियम का सर्वप्रथम पृथक्करण यानी इसको कब बनाया गया, सबसे पहले अलग किया गया 1827 में। अगले पॉइंट पे चलते हैं, कार्नोटाइट का रासायनिक नाम बताइए। पोटेशियम यूरेनिल वेंडेट है। कैंसर रोग के इलाज में किस धातु के समस्थानिक का यूज होता है? कोबाल्ट आइसोटोप। स्मेल्टाइट किस धातु का है? इसका निकिल का। यानी स्मेल्टाइट पर जब भी रिएक्शन करेंगे या इस पर प्रोसेसिंग करेंगे तो हमें कौन सी धातु मिलेगी? हमें निकिल मिलेगी। अगले पॉइंट पे चलते हैं, पनडुब्बी जहाजों तथा अस्पताल आदि की बंद हवा को शुद्ध करने के लिए उपयोग में लाया जाता है सोडियम परऑक्साइड को, सोडियम परऑक्साइड को। अगले पॉइंट पे चलते हैं, ग्रीनोकाइट किसका मुख्य अयस्क है? ये कैडमियम का अयस्क है। यानी इस पर प्रोसेसिंग करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? कैडमियम प्राप्त होगा। किस धातु का उपयोग नाभिकीय रिएक्टरों में न्यूट्रॉन मंदक, मंदक मतलब उनकी स्पीड कम करने के रूप में प्रयोग होता है? संग्राहक बैटरियों में या निम्न गलनांक की या लो मेल्टिंग पॉइंट की मिश्र धातु बनाने में होता है? तो ये है कैडमियम। एंटीनाइड्स ये क्या है? रेडियो सक्रिय तत्वों का एक समूह है, ये एक्टिनोइड्स होगा। अगले पॉइंट पे चलते हैं, विश्व प्रसिद्ध एफिल टावर का आधार बेस किसका बना है? स्टील और सीमेंट का बना हुआ है। अगले पॉइंट पे चलते हैं, थूलियम का संकेत यानी इसका चिन्ह क्या है या सिंबल क्या है? टीएम है। रेडियम का निष्कर्षण यानी इसको किससे प्राप्त किया जाता है? पिच ब्लेंड से प्राप्त किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। और पिच बैंड, यही देखिए वही सवाल आ गया है, पिच ब्लेंड से रेडियम का निष्कर्षण सर्वप्रथम किसने किया था? मैडम क्यूरी जी ने किया था। वायुयान के निर्माण में कौन सी धातु का प्रयोग होता है? पैलेडियम का प्रयोग होता है, पैलेडियम। कौन सी धातु कमरे के ताप पर लिक्विड यानी द्रव अवस्था में पाई जाती है? गैलियम। कौन सी है धातु? गैलियम। किस धातु का उपयोग फोटो इलेक्ट्रिक सेल बनाने में होता है? सेलिनियम का प्रयोग होता है। हमारे जितने भी लेक्चर चल रहे हैं इनकी पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम से प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम में मैंने सारे लेक्चर की पीडीएफ डाले हुए हैं, तो वीडियो भी देखते रहिए और अपने नोट्स भी बनाना चाहें या प्रिंट आउट निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं हमारी पीडीएफ से। पीडीएफ में आपको सवाल नोट्स कंप्लीट मिलेंगे। किस धातु में लोहा उपस्थित होता है? साइटोक्रोम में। किस धातु का प्रयोग जल को मृदु बनाने में होता है? जियोलाइट में। किस यौगिक को पर्ल ऐश भी कहते हैं? पोटेशियम कार्बोनेट को, K2CO3 को। अगले सवाल पे चलते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। निकिल, क्रोमियम और आयरन इनको जब मिलाते हैं ये कौन सी मिश्र धातु बनती है? ये बनती है नाइक्रोम। विद्युत हीटर की कुंडली यानी उस पर जो तार होता है वो बना होता है नाइक्रोम का। और नाइक्रोम किससे बना होता है? निकिल, क्रोमियम। देखिए, नाई से निकिल, क्रोम से क्रोमियम और आयरन हो गया। क्रोमिक अम्ल का रासायनिक नाम यानी केमिकल नेम है क्रोमियम ट्राइऑक्साइड। ब्रिटेनिया धातु किन धातुओं की मिश्र धातु है यानी किन से मिलकर बनती है? एंटीमनी, तांबा और टिन से। अगले सवाल पे चलते हैं, बारूद में किसका मिश्रण होता है? 75% पोटेशियम नाइट्रेट के NO3, 10% गंधक और 15% चारकोल और अन्य पदार्थ होते हैं इसमें। बेबिट धातु में क्या होता है? 89% टिन होता है, 9% एंटीमनी होता है और 2% तांबा होता है। परसेंटेज भले ही याद ना हो आपको, लेकिन इसमें कौन कौन सी धातुएं होती हैं ये जरूर ध्यान रखना है। टिन, एंटीमनी और तांबा मिलाते हैं तो बेबिट धातु मिलती है हमें। समूह 1 के समूह माने ग्रुप 1 के तत्वों को क्षार धातुएं या एल्कली मेटल कहते हैं। समूह 2 के तत्वों को, ये तो हम तत्वों की आवर्त सारणी में पढ़ चुके हैं ये सारी चीजें,
इसको क्षारीय मृदा धातुएं कहते हैं। अगले पॉइंट पे चलते हैं। किस धातु को स्ट्रेटेजिक धातु यानी रणनीतिक धातु कहते हैं? टाइटेनियम। यानी हमारे जो रक्षा उपकरण जितने भी होते हैं, जितने भी हमारी भारतीय सेना के पास जितने भी आप हवाई जहाज या टैंकर वैंकर देखते हैं, उनमें इसका यूज किया जाता है। जो उनके पास भी जितने भी हथियार होते हैं उसमें इसका प्रयोग होता है। वायुयान का फ्रेम, इंजन बनाने में, नाभिकीय रिएक्टरों में प्रयुक्त होने वाली धातु है टाइटेनियम। अगले सवाल पे चलते हैं। फ्लैश बल्बों में नाइट्रोजन गैस के वायुमंडल में किसका तार बना होता है? तो मैग्नीशियम का बना होता है। अगले सवाल पे चलते हैं। जल रोधी कपड़े बनाने तैयार करने में किसका प्रयोग होता है? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, जल को रोकने वाले कपड़े। कैल्शियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया से कौन सी गैस बनती है? एसिटिलीन गैस बनती है। कैल्शियम कार्बाइड और जल की रिएक्शन से कौन सी गैस बनेगी? एसिटिलीन गैस बनेगी। अगले पॉइंट पे चलते हैं, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आयरन ऑक्साइड Fe2O3 के साथ एल्यूमिनियम की अभिक्रिया करने पर क्या प्राप्त होता है? इस उपयोग किस कार्य के लिए होता है? आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम की अभिक्रिया से जो भी बनेगा उसका प्रयोग किसमें होता है? रेल की पटरी में, मशीनी पुर्जों की दरारों को जोड़ने के लिए होता है। और इसी रिएक्शन को थर्मिट रिएक्शन भी कहते हैं। आयरन ऑक्साइड की एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन को थर्मिट रिएक्शन कहते हैं। थर्मिट प्रक्रम। शरीर में लोहे की कमी से होने वाला रोग है रक्त अल्पता यानी एनीमिया। रक्त अल्पता, एनीमिया। शरीर में लोहे की अधिकता से कौन सा रोग होता है? लौहमयता, सिड्रोसिस। अफ्रीका के बांटू आदिवासियों में कौन सा रोग पाया जाता है? लौहमयता। मानव शरीर में तांबे की मात्रा में वृद्धि होने पर कौन सा रोग होता है? विल्सन रोग होता है। तांबा जब भी बढ़ेगा। टिन की अधिक मात्रा युक्त कांसे को क्या कहते हैं? श्वेत कांसा कहते हैं। जिंक फॉस्फाइड का उपयोग किस रूप में होता है? चूहे को मारने वाली दवाइयों के रूप में होता है। लकड़ी की वस्तुओं को कीड़ों से बचाने के लिए किस लेपन का प्रयोग होता है? जिंक क्लोराइड का प्रयोग होता है। और इसी को जस्ते का फूल भी कहते हैं। जस्ते का फूल किसे कहते हैं? जिंक ऑक्साइड को कहते हैं। व्हाइट या चाइनीज व्हाइट के नाम से सफेद पेंटों में किसका प्रयोग होता है? जिंक ऑक्साइड का प्रयोग होता है। मरहम या चेहरे की क्रीम बनाने में भी जिंक ऑक्साइड का प्रयोग होता है। हॉर्न सिल्वर किसे कहते हैं? सिल्वर क्लोराइड को कहते हैं। फोटोक्रोमिक कांच बनाने में किसका प्रयोग होता है? सिल्वर क्लोराइड का प्रयोग होता है। कृत्रिम वर्षा कराने में यानी आर्टिफिशियल रेन करानी है तो उसमें किसका प्रयोग होता है? सिल्वर आयोडाइड का यूज होगा। मतदान के समय मतदाताओं की उंगलियों में जो निशान लगाया जाता है उसमें जो इंक होती है वो किसकी बनी होती है? सिल्वर नाइट्रेट की बनी होती है। सूर्य के प्रकाश में अवघटित हो जाने के कारण किसे रंगीन बोतलों में रखा जाता है? सिल्वर नाइट्रेट को रखा जाता है। फोटोग्राफी में किस पदार्थ का प्रयोग होता है? तो फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग होता है। AgBr कहते हैं इसको। चांदी के चम्मच में अंडा खाना वर्जित है, क्यों नहीं खाया जाता है? तो चांदी अंडे में उपस्थित गंधक से प्रतिक्रिया करके काले रंग का सिल्वर सल्फाइड बना देती है, जिससे चम्मच क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है, समाप्त हो जाती है। सोने को कठोर बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? तांबा या चांदी। क्यों? सोना बहुत नरम होता है, 24 कैरेट शुद्ध सोना होता है। अगला पॉइंट है, आभूषण बनाने के लिए किस सोने का प्रयोग होता है? 22 कैरेट सोने का प्रयोग होता है। बाकी इसमें 2 कैरेट का होता है तांबा और चांदी। झूठा सोना या बेवकूफ़ों का सोना या फूल्स गोल्ड कहते हैं आयरन पाइराइट्स को, FeS2 को। स्वर्ण लेपन में किसका प्रयोग विद्युत अपघट्य के रूप में होता है? पोटेशियम ओरिसाइनाइड का। पोटेशियम ओरिसाइनाइड का। अगले सवाल पे चलते हैं। सर्प विषरोधी सुई बनाने में ओरिक क्लोराइड का प्रयोग होता है। सफेद सोना किसे कहते हैं? प्लेटिनम को कहते हैं। क्विक सिल्वर कहते हैं पारे को। मरकरी। पारे का निष्कर्षण किससे होता है? किस अयस्क से होता है? सिनेबार से होता है। ट्यूबलाइट में क्या भरा जाता है? पारे की वाष्प और ऑर्गन गैस भरी जाती है। सबसे अधिक स्थायी तत्व है हमारा शीशा। किस मिश्र धातु का उपयोग गोली बनाने में होता है? लेड आर्सेनिक का। जल पर तैरने वाली धातु कौन सी है? सोडियम है। कौन सी धातु ठोस अवस्था में नहीं पाई जाती है? तो ये धातु है हमारी पारा। कौन सी धातु है? पारा है। अगले सवाल पे चलते हैं। कौन सी धातु अपने ही ऑक्साइड की परत से रक्षित होती है? एल्यूमिनियम। यानी एल्यूमिनियम अपने बाहर खुद ही एक यानी इरोजन से खुद को कोरोजन से खुद को बचाने के लिए एक परत बना देती है अपने ऑक्साइड की। एंटीमनी क्या है? एक उपधातु है, मेटलॉइड है। नीले थोथे का रासायनिक
नीला धोता, इसका जो रासायनिक फॉर्मूला है वो है कॉपर सल्फेट, CuSO4 रासायनिक नाम। कौन सी धातु अर्धचालक सेमीकंडक्टर की भांति ट्रांजिस्टर के रूप में प्रयोग होता है? जर्मेनियम। किन तत्वों के लवणों द्वारा आतिशबाजी के रंग प्राप्त होते हैं? स्ट्रोंशियम और बेरियम। किस रेडियोधर्मी तत्व के भारत में विशाल भंडार हैं? थोरियम के। कल्पक्कम के फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में कौन सी तत्व ईंधन के रूप में प्रयोग होती है? हमारी यूरेनियम प्रयोग होती है। भारी जल क्या है? मंदक है, रिएक्शन को कम करने के लिए इसका प्रयोग होता है। सामान्य किस्म का कोयला कौन सा है? बिटुमिनस है। हेलोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन सी है? फ्लोरीन है। कौन सा तत्व ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? हाइड्रोजन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन में उपस्थित धातु बताइए, ये लोहा है। संचायक बैटरियों में कौन सी धातु का प्रयोग होता है? शीशे का प्रयोग होता है। वायुयान के निर्माण में प्रयुक्त होने वाली धातु है पैलेडियम। एडम उत्प्रेरक कहते हैं प्लेटिनम धातु को, एडम उत्प्रेरक। मायोग्लोबिन कौन सी धातु होती है? ये हमारी लोहा है। समुद्र में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी धातु पाई जाती है? सोडियम। अगले सवाल पे चलते हैं। कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करके ऑक्सीजन गैस बनाती है? कैडमियम। धातु की प्रकृति कैसी है? विद्युत धनात्मक। धनात्मक क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन दान कर देंगे तो उन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। पीतल में कौन सी धातु होती है? तांबा और जस्ता, यानी तांबा और जस्ता मिलेंगे तो पीतल बनेगा। किस शीशे का उपयोग कृत्रिम अंगों के आर्टिफिशियल पार्ट्स बनाने में होता है? यह है कार्बन शीशा। अगला सवाल है, लिथार्ज किसे कहते हैं? लेड ऑक्साइड को कहते हैं। लिथार्ज किस प्रकार का ऑक्साइड है? उभयधर्मी। रबर उद्योग में, स्टोरेज बैटरी के निर्माण में, फ्लिंट कांच में हमारे लेड ऑक्साइड का प्रयोग होता है। वाइट लेड या सफेदा किसे कहते हैं? बेसिक लेड कार्बोनेट को कहते हैं। बेसिक लेड कार्बोनेट को कहते हैं। अगले सवाल पे चलते हैं। विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त होने वाला फ्यूज तार ये बना होता है मिश्र धातु, एक है हमारी लेड और टिन से मिलकर बना होता है। आशा धातु ये किसे कहते हैं? यूरेनियम को कहते हैं। भारत में यूरेनियम का सर्वाधिक उत्पादन होता है हमारे झारखंड में। अगले सवाल पे चलते हैं। यूरेनियम का कौन सा समस्थानिक रेडियो सक्रियता प्रदर्शित नहीं करता है? रेडियो एक्टिविटी। यूरेनियम 238 ये परमाणु क्रमांक है, ये परमाणु भार है। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास। हैबर विधि से किस गैस के उत्पादन में उत्प्रेरक के रूप में यूरेनियम कार्बाइड का प्रयोग होता है? अमोनिया के उत्पादन के लिए। अगले सवाल पे चलते हैं। यूरेनियम के नाइट्रेट और एसीटेट का उपयोग किस में किया जाता है? फोटोग्राफी में होता है। कृत्रिम गोल्ड, आर्टिफिशियल गोल्ड कहते हैं एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज को। एल्यूमिनियम के मुख्य अयस्क कौन से हैं? यानी किन किन अयस्कों से, किन किन ओर से मुझे एल्यूमिनियम प्राप्त हो सकता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, बॉक्साइट, क्रायोलाइट, एल्यूनाइट, कोरंडम, फेल्सफर, काओलिन। कोई याद हो न हो चलेगा, लेकिन बॉक्साइट किसी भी हालत में याद रखना है। जैसे सिनेबार से क्या प्राप्त होता था हमें? Hg यानी मरकरी। वैसे बॉक्साइट से क्या मिलेगा? एल्यूमिनियम मिलेगा। इसका अगर एटॉमिक नंबर पूछेंगे तो 13वें नंबर पे होता है ये। अगले सवाल पे चलते हैं। कॉपर के मुख्य अयस्क बताइए, यानी किन अयस्कों से हमें कॉपर प्राप्त होगा? तो देखते हैं। चेल्कोपायराइट या कॉपर पायराइट, चेल्कोसाइट या कॉपर ग्लोस, क्यूप्राइट व मेलेफाइट। अब देखते हैं कौन कौन सी धातु किस अयस्क किस ओर से प्राप्त होती है। तो सबसे पहले सोडियम, ये चिली सॉल्ट पेपर से या ट्रोना से, बोरेक्स से, साधारण नमक से प्राप्त हो जाएगा। पोटेशियम किससे प्राप्त होगा? नाइटर से या कार्नेलाइट से। यानी कार्नेलाइट में जब रिएक्शन करेंगे नेचुरल रूप से डायरेक्ट हमें प्राप्त नहीं हो पाती है पोटेशियम, ये किसी न किसी यौगिक के फॉर्म में मिलेगी, तो उसकी हमें कुछ प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी लेबोरेटरी में, तो उससे हमें क्या प्राप्त होगा? पोटेशियम, सोडियम में और चीज़ें प्राप्त होंगी। अगला मैग्नीशियम। मैग्नीशियम किससे प्राप्त होगा मुझे? जैसे मैग्नेसाइट से प्राप्त हो सकता है, डोलोमाइट से, इप्सम लवण से, कीसेराइट से और कार्नेलाइट से। अब कैल्शियम किस किस से प्राप्त होता है मुझे? डोलोमाइट से प्राप्त होता है, कैल्साइट से, जिप्सम से, फ्लोरसार से। कैल्शियम मैग्नीशियम सिलिकेट से या एस्बेस्टस से। कुछ याद होना हो, एस्बेस्टस जरूर याद करें। अगले सवाल पे चलते हैं। स्ट्रोंशियम हमें कहाँ से प्राप्त होगा? स्ट्रोंशियम हमें प्राप्त होता है स्ट्रोंसियनाइट से और सिलेस्टाइन से। सिल्वर किससे प्राप्त होता है? रूबी सिल्वर से, पायरागायराइट से और हॉर्न सिल्वर से। ये हॉर्न सिल्वर इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। सोना किससे प्राप्त होता है मुझे? काल्वेराइट से और सिल्वेनाइट से। बेरियम किससे प्राप्त होता है? बेराइट से। जिंक किससे प्राप्त होगा? जिंक ब्लेड से, कैलेमाइन से और जिंकाइट से। Hg मोस्ट इंपॉर्टेंट, अभी तक का सभी
अयस्कों में मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो पारा यानी Hg मुझे किससे प्राप्त होता है? सिनेबार से। सिनेबार एक अयस्क है और कौन सी धातु, ये कौन सा तत्व प्राप्त होगा? पारा। अगले सवाल पे चलते हैं। टिन हमें प्राप्त होता है कैसीटेराइट से, कैसीटेराइट से। लेड हमें प्राप्त होता है गैलेना से, ये भी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। एंटीमनी हमें प्राप्त होता है स्टिबनाइट से। कैडमियम प्राप्त होता है गिनोटाइट से। बिस्मथ प्राप्त होता है बिस्मुथाइट से। लोहा हमें प्राप्त होता है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैसे Hg इंपॉर्टेंट था सिनेबार वाला, वैसे ये भी इंपॉर्टेंट है। ये हेमेटाइट से प्राप्त होता है, मैग्नेटाइट से प्राप्त होता है, लिमोनाइट से प्राप्त होता है, सिडेराइट से प्राप्त होता है, आयरन पायराइट से और कैल्कोपायराइट से। कोबाल्ट किससे प्राप्त होता है मुझे? स्मेल्टाइट से, स्मेल्टाइट। अगले सवाल पे चलते हैं। निकिल हमें प्राप्त होता है मिलेराइट से। क्रोमियम हमें प्राप्त होता है क्रोमाइट से। मैग्नीज हमें प्राप्त होता है पायरोल्यूसाइड से और सिलोमीनिन से। यूरेनियम प्राप्त होता है कार्नेटाइट से और पिचब्लेंड से। पिचब्लेंड इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखें। सरपेक विधि द्वारा एल्यूमिनियम प्राप्त करने की विधि में कौन सी गैस निकलती है? अमोनिया में निकलती है। धातुओं में चमक किसके कारण होती है? मुक्त यानी फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण। किस वैज्ञानिक ने धातु और धातु का वर्गीकरण किया था? लेवोसिए ने किया था। वैद्युत अपघटन विधि में कॉपर का शोधन करने में सोना कहाँ प्राप्त होता है? एनोड पंख में प्राप्त होता है। पंख मतलब सबसे नीचे जो गिर जाएगा, वो ऐसा अवशेष जो पानी में घुल नहीं पाता, उसे एनोड पंख कहते हैं। अशुद्ध एल्यूमिनियम को क्या कहते हैं? एल्यूमिना को क्या कहते हैं? एमरी कहते हैं। शीशा पेंसिल में शीशे का प्रतिशत कितना होता है? 0% होता है। अब धातु और अधातु के प्रमुख उपयोग देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर मैं पहले बता दे रहा हूं। प्लास्टर ऑफ पेरिस किसका रासायनिक नाम है? कैल्शियम सल्फेट का है, CaSO पर H2। फेरस ऑक्साइड का उपयोग किसमें होता है? हरा कांच बनाने में और फेरस लवणों के निर्माण में। फेरिस यौगिक का उपयोग किसमें किया जाता है? जेवरात पॉलिश करने में, यानी जो हमारी ज्वेलरी होती है उसको पॉलिश करने में, और फेरिक लवणों के निर्माण में। अब कुछ और हमने धातुएं दे रखी हैं, उनका किसमें यूज होता है? धातु और धातु के यौगिक दे रखे हैं, इनका प्रयोग किसमें होता है? और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा मैं आपको बता दूंगा। तो फेरिक हाइड्रोक्साइड, तो इसका प्रयोगशाला में प्रतिकारक के रूप में दवा बनाने में होता है। फेरस सल्फेट FeSO4 7H2O, इसका रंग उद्योग में, मोहर लवण में और स्याही बनाने में इसका यूज होता है। आयोडीन का प्रयोग कहाँ होता है? कीटाणुनाशक में होता है, औषधियों के उत्पादन में, टिंचर आयोडीन और रंग उद्योग में। अगला देखते हैं। ब्रोमीन का उपयोग होता है रंग उद्योग में, टिंचर गैस में, प्रतिकारक के रूप में। मोस्ट इंपॉर्टेंट हाइड्रोक्सिल HCl, क्लोरीन बनाने में, अम्लराज बनाने में, अम्लराज एक्वारिजिया जिसमें HNO3 भी प्रयोग होता था, याद करें 3:1। रंग बनाने में और क्लोराइड लवण के निर्माण में भी इसका प्रयोग होगा। और क्लोरीन 1 हाइड्रोक्सिल अम्ल HCl के निर्माण में, मस्टर्ड गैस बनाने में, मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्लीचिंग पाउडर बनाने में भी इसका प्रयोग होगा। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, याद करें ब्लीचिंग पाउडर, CaOCl2। सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 प्रयोगशाला में प्रतिकारक के रूप में, रंग उत्पादन में, पेट्रोलियम के शुद्धिकरण में और स्टोरेज बैटरी में भी इसका यूज होता है। अगला सल्फर डाइऑक्साइड, अवकारक के रूप में, ऑक्सीकारक के रूप में और विरंजक के रूप में। हाइड्रोजन सल्फाइड H2S सल्फाइड के निर्माण में, लवणों के भास्मिक मूलकों में, गुणात्मक विश्लेषण में। अगला है सल्फर। अब सल्फर का प्रयोग होता है कीटाणुनाशक के रूप में, रबर वल्केनाइज करने में, बारूद बनाने में और औषधि के रूप में। अगला है अमोनिया NH3। तो अमोनिया का प्रयोग होता है प्रतिकारक बनाने में, आइस फैक्ट्री में और रेयन बनाने में इसका प्रयोग हुआ। नाइट्रस ऑक्साइड N2O, इसका प्रयोग में शल्य चिकित्सा, सर्जरी करने में। फास्फोरस का यूज होता है लाल फास्फोरस, दियासलाई यानी माचिस बनाने में। श्वेत फास्फोरस चूहे को मारने की दवा बनाने में और फास्फोरस ब्रॉन्ज बनाने में इसका प्रयोग होता है। अगला है प्रोड्यूसर गैस। तो CO+N2 इसका योग है, प्रोड्यूसर गैस कहते हैं। भट्टी गर्म करने में, सस्ते ईंधन बनाने में और धातु निष्कर्षण में भी इसका प्रयोग होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रयोग किसमें होता है? CaCl2 बनाने में। ग्रेफाइट का प्रयोग होता है इलेक्ट्रोड बनाने में, स्टोव की रंगाई करने में, लोहे के बने पदार्थों पर पॉलिश करने में। अब हीरा का प्रयोग यानी इसका प्रयोग किसमें होता है? आभूषण निर्माण में और कांच काटने में इसका प्रयोग होता है। अगला है फिटकरी। तो फिटकरी का प्रयोग होता है हमारे जल को शुद्ध करने में, चमड़े के उद्योग में और कपड़ों की रंगाई में। फॉर्मूला याद रखना चाहे तो रख सकते हैं। एल्यूमिनियम सल्फेट का यूज होता है कागज उद्योग में, कपड़ों की छपाई में और आग बुझाने में।
अगला है अनाद्र एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 पेट्रोलियम भंजन में। मर्क्यूरी कोलाइट HgCl2 ये कैलोमर बनाने में और कीटनाशक के रूप में इसका प्रयोग होता है। अगला देखते हैं मर्क्यूरिक ऑक्साइड HgO मलहम बनाने में और जहर के रूप में भी इसका प्रयोग होता है। मरकरी इसका प्रयोग थर्मामीटर में होता है और सिंदूर बनाने में। HgS इसको कहते हैं सिंदूर और अमलगम बनाने में भी इसका प्रयोग होता है मरकरी का। जिंक सल्फाइड का प्रयोग होता है श्वेत फिल्मेंट पिगमेंट बनाने में। अगला है जिंक सल्फेट या उजला थोथा, ये लिथोपोन के निर्माण में, आंखों के लोशन बनाने में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखें। कैलिको छपाई में और चर्म उद्योग में इसका प्रयोग होता है। अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला है जिंक क्लोराइड। तो जिंक क्लोराइड का प्रयोग होता है टेक्सटाइल उद्योग में, कार्बनिक संश्लेषण में, संश्लेषण माने सिंथेसिस में, ताम्र कांच आदि की सतहों को जोड़ने में भी इसका प्रयोग होता है। अगला है जिंक ऑक्साइड। तो इसका प्रयोग होता है मलहम बनाने में, मार्सेलिन को चमक देने में। अगला है जिंक, इसका प्रयोग होता है बैटरी बनाने में और हाइड्रोजन बनाने में। अगला पॉइंट है कैल्शियम कार्बाइड। तो इसका प्रयोग होता है कैल्शियम साइनाइड व एसिटिलीन निर्माण में, ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 कीटाणुनाशक के रूप में, कागज तथा कपड़ों के विरंजन में और रासायनिक उद्योगों की उपचायक के रूप में, क्लोरोफार्म के उत्पादन में भी इसका प्रयोग होता है। आगे बढ़ते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 2H2O या हाफ H2O, 2H2O नहीं हाफ H2O। तो मूर्ति बनाने में, शल्य चिकित्सा में, पट्टी बांधने में यानी सर्जरी में पट्टी बांधने में, छतों की दीवारों को चिकना करने में भी इसका प्रयोग होता है। जिप्सम को जब हम निर्जलीकरण करते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है, याद होगा आपको, मैं पहले बता चुका हूँ। अगला है कैल्शियम कार्बोनेट, लाइमस्टोन भी कहते हैं इसको, मार्बल या संगमरमर। तो चूना बनाने में, टूथपेस्ट या दंत मंजन बनाने में, सीमेंट उद्योग में। कैल्शियम सल्फेट या जिप्सम CaSO4 2H2O तो स्वाद के रूप में, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने में, अमोनियम सल्फेट बनाने में और सीमेंट बनाने में। अगला है कैल्शियम। तो इसका यूज होता है अवकारक के रूप में, पेट्रोलियम में सल्फर हटाने में भी इसका यूज होता है। आगे बढ़ते हैं। मैग्नीशियम क्लोराइड। तो मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 6H2O तो इसका रुई की सजावट में, सोरेल सीमेंट में भी इसका प्रयोग होता है। अगला है मैग्नीशियम कार्बोनेट MgCO3 दंत मंजन बनाने में, दवा बनाने में और जिप्सम लवण बनाने में भी इसका यूज होता है। अगला मैग्नीशियम, इसको धातु मिश्रण निर्माण में इसका प्रयोग होता है, ध्यान देंगे सभी लोग, काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगला है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का यूज होता है हमारे औषधि निर्माण में, रबर पूरक के रूप में और बॉयलरों में भी इसका प्रयोग होता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग होता है चीनी उद्योग में, कॉपर सल्फेट या नीला होता है इसका प्रयोग होता है कीटाणुनाशक के रूप में, विद्युत सेल में और कॉपर के शुद्धिकरण में, प्योरिफिकेशन ऑफ कॉपर, और रंग बनाने में भी इसका प्रयोग होता है। अगला है क्यूपिक क्लोराइड CuCl2 2H2 इसका ऑक्सीकरण के रूप में, जल शुद्धिकरण में और धागों की रंगाई में भी इसका प्रयोग होता है। क्यूप्रस ऑक्साइड Cu2O का प्रयोग होता है लाल ग्लास के निर्माण में और पेस्टिसाइड के रूप में इसका प्रयोग होता है। आगे बढ़ते हैं। क्यूप्रिक ऑक्साइड ब्लू तथा ग्रीन ग्लास बनाने में, पेट्रोलियम के शुद्धिकरण में, ध्यान रखेंगे सभी लोग। अगले पॉइंट पे चलते हैं। कॉपर का प्रयोग होता है बिजली के तार में, बर्तन बनाने में, ब्रास तथा ब्रॉन्ज बनाने में। सोडियम नाइट्राइड NaNO3 N2 बनाने में, प्रतिकारक के रूप में, नाइट्रोजन गैस बनाने में और प्रतिकारक के रूप में इसका प्रयोग होता है। अगला है सोडियम नाइट्रेट, खाद निर्माण में, KNO3 HNO3 के निर्माण में। सोडियम सल्फेट या ग्लोबर लवण, इसका प्रयोग होता है हमारे औषधि निर्माण में और सस्ता कांच बनाने में। सोडियम बाइकार्बोनेट या खाने का सोडा, तो अग्निशमन यंत्रों में इसका प्रयोग होता है, बेकरी उद्योग में और प्रतिकारक के रूप में भी इसका प्रयोग होता है। अगला पॉइंट देखते हैं। सोडियम कार्बोनेट या धावन सोडा Na2CO3 तो ग्लास निर्माण में, कागज निर्माण में, जल की स्थायी कठोरता हटाने में भी इसका प्रयोग होता है और धुलाई के लिए घरों में धावन सोडा के रूप में इसका प्रयोग होता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 तो ऑक्सीकारक के रूप में इसका प्रयोग होता है, कीटाणुनाशक के रूप में इसका प्रयोग होता है, रेशम, ऊन तथा चमड़ा आदि बनाने में इसका प्रयोग होता है और लेड के रंगों में भी इसका प्रयोग होता है। भारी जल D2O मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर प्रतिक्रियाओं में, ड्यूटरेटेड यौगिक के निर्माण में। अगला पॉइंट है हाइड्रोजन H2 अमोनिया के उत्पादन में और कार्बनिक यौगिक के निर्माण में इसका प्रयोग होता है। अगला है द्रव हाइड्रोजन।
तो इसका प्रयोग होता है रॉकेट ईंधन में। सोडियम का प्रयोग होता है सोडियम पेरोक्साइड में। सोडियम परमैंगनेट का KMnO3 या लाल दवा का प्रयोग होता है। पोटेशियम परमैंगनेट को KMnO4 कहते हैं, जिसको लाल दवा भी कहते हैं। तो जल को कीटाणु रहित बनाने में इसका प्रयोग होता है। अब हम आते हैं मिश्र धातु में। मिश्र धातु, तो कार्बन के यौगिक धातु हमारे कंप्लीट हो गए। अब देखते हैं मिश्र धातु। किसी धातु का किसी अन्य धातु या धातु के साथ मिश्रण मिश्र धातु कहलाता है। पीतल कैसे बनता है? तो उसमें कॉपर और जिंक होते हैं। कॉपर 70%, जिंक 30% होता है, तब ये बनता है। लोहा एवं 0.1 से 1.5 कार्बन की मिश्र धातु क्या कहलाती है? लोहा में जो कार्बन होता है वो 0.1 से 1.5% के बीच में होता है, तो इसे कहते हैं इस्पात। अगले पॉइंट पे चलते हैं। किस धातु का उपयोग अभेद या गोली सम मिश्र धातु बनाने में होता है? जिरकोनियम में होता है। इस्पात को उच्च ताप पर गर्म करके धीरे धीरे ठंडा करने पर उसकी कठोरता घट जाती है, तो इस घटना को कहते हैं एनीलिंग। पारे की मिश्र धातु क्या होती है? अमलगम। कौन सी धातुएं अमलगम नहीं बनाती हैं? तो यह है लोहा, प्लेटिनम, कोबाल्ट, निकिल और टंगस्टन। अगले सवाल पर अब मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट आते हैं। कौन सी मिश्र धातु किससे मिलकर बनती है? जैसे कांसा है, ये बनती है कॉपर और एसन यानी टिन से। जर्मन सिल्वर किससे बनती है? Cu प्लस Zn प्लस निकिल से। रोल्ड गोल्ड किससे बनता है? कॉपर और एल्यूमिनियम से। आगे बढ़ते हैं। गन मेटल बनता है कॉपर, जिंक और टिन से। कितना कितना परसेंट है आप देख सकते हैं। डेल्टा मेटल बनता है कॉपर, जिंक और Fe माने आयरन से। अगला है मुंज मेटल, ये बनता है कॉपर और जिंक के मिश्रण से। डच मेटल बनता है कॉपर और जिंक से, लेकिन मात्रा अलग अलग होगी। जैसे मुंज मेटल में 60 और 40% था, या 80 और 20% है। मोनेट मेटल ये बनती है कॉपर और निकिल से, 70-30% का रेशियो होता है। टांका, मोस्ट इंपॉर्टेंट टांका, तो ये बनता है एसन, टिन और लेड से मिलकर बनता है। और रोज मेटल बनता है बिस्मथ, लेड और टिन से। अगला है मैग्नीशियम, ये इतने इंपॉर्टेंट है नहीं, वैसे याद रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एल्यूमिनियम और ये मैग्नीशियम से बनेगा। अगला है ड्यूरेलियम, ये एल्यूमिनियम, कॉपर, मैग्नीशियम और मैग्नीज से मिलकर बनेगा। अगला है टाइप मेटल, तो टाइप मेटल बनता है हमारा लेड, Sb और Sn से। अगला स्टेनलेस इस्पात, ये बनता है क्रोमियम और निकेल से। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेनलेस इस्पात इंपॉर्टेंट, ध्यान रखेंगे। अगला टंगस्टन इस्पात बनता है हमारा टंगस्टन, क्रोमियम, वेनेडियम, इनसे मिलकर बनता है। सिलिकॉन इस्पात बनता है सिलिकॉन, 35% उसमें सिलिकॉन होगा। ट्रांसफार्मर, विद्युत चुंबक बनाने में इसका प्रयोग होता है, ध्यान रखेंगे। कोबाल्ट इस्पात में क्या होता है? 35% कोबाल्ट होता है, ध्यान रखेंगे। और स्थायी चुंबक बनाने में इसका प्रयोग होता है, परमानेंट चुंबक बनाने में। मैग्नीज इस्पात में 7 से 20% तक मैग्नीज होता है। निकेल में क्या क्या होता है? क्रोमियम और निकेल होता है। जैसे इसका प्रयोग हुआ लैंप बल्ब बनाने में, रेडियो बनाने में और वॉल्व आदि बनाने में। अब देखते हैं धातु से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट। धातु क्या होंगी? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगी, यानी इन पर क्या आएगा? निगेटिव चार्ज आएगा, और ये विद्युत के ऋणात्मक होंगी। आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार धातु तत्व कितने हैं? 22 हैं, वैसे 21 हैं, ध्यान रखेंगे, 22 नहीं है। अधातुएं सामान्यतः किसकी कुचालक होती हैं? ऊष्मा और विद्युत की कुचालक होती हैं। बेड कंडक्टर। हाइड्रोजन कितनी समस्थानिक है? प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। ड्यूटेरियम के ऑक्साइड D2O को क्या कहते हैं? भारी जल कहते हैं, ध्यान देंगे सभी लोग। भारी जल की खोज 1932 में यूरे और वॉशबर्न ने की। साधारण जल में लगभग 7000 भागों में कितना भाग भारी जल होता है? तो 1 भाग। भारी जल कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर जमता है? 3.8, माइनस नहीं है, ध्यान रखेंगे, 3.8 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अगले पॉइंट पे चलते हैं। जो जल साबुन के साथ आसानी से झाग देता है उसे मृदु जल या सॉफ्ट वाटर कहते हैं। जो जल साबुन के साथ आसानी से कठिनाई से झाग देता है, ध्यान देंगे, वो कठोर है। जो आसानी से देगा मृदु, जो आसानी से झाग नहीं देगा वो होगा कठोर जल, जिसको हार्ड वाटर भी कहते हैं। जल की कठोरता यदि जल को उबालने से दूर हो जाती तो जल की कठोरता क्या कहलाती? अस्थायी कठोरता कहलाती, यानी टेम्पररी हार्डनेस। जल की अस्थायी कठोरता किन लवणों के घुले रहने के कारण होती है? कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट की वजह से। जल की अस्थायी कठोरता किस प्रकार दूर होती है? बुझा हुआ चूना और दूधिया चूना डालने से। क्लास थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन ध्यान रखें पेपर हमारा नज़दीक आ रहा है, हमें टाइम से अपना कोर्स कंप्लीट करना है।
2-4 लेक्चर के बाद हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट रिवीजन पर लग जाइए, पुरानी वीडियो देखिए। यहाँ पर ये मान के चलिए कंप्लीट केमिस्ट्री हमारी पूरी है, 10th की केमिस्ट्री कंप्लीट है। अगले पॉइंट पे चलते हैं। जल की स्थायी कठोरता किन लवणों के घुले रहने के कारण होती है? कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट, क्लोराइड और नाइट्रेट की वजह से। जल में कौन सा लवण डालकर उबालने से स्थायी और अस्थायी कठोरता, दोनों प्रकार की कठोरता दूर होती है? यह सोडियम कार्बोनेट। अगले पॉइंट पे चलते हैं। जल की स्थायी कठोरता दूर करने की कौन सी विधि है? परम्यूटेट विधि या जियोलाइट विधि है। ऑक्सीजन के 3 समस्थानिक हैं, 816, 8O17, 8O18। समस्थानिक, स्थान सेम होगा लेकिन परमाणु बाहर अलग अलग होगा। ओजोन किसका अपर रूप है? एलोट्रोप है ऑक्सीजन का, O3। कौन सी गैस सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को दुष्प्रभाव से हमें बचाती है? ओजोन यानी O3। पृथ्वी पटल में सल्फर की प्रतिशतता कितनी परसेंट है? 0.05%। सल्फर से प्राप्त अत्यधिक महत्वपूर्ण औद्योगिक रसायन कौन सा है? H2SO4। सांद्र H2SO4 की नॉर्मलता कितनी होती है? 18 m होती है। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल कितने प्रतिशत शुद्ध होता है? 98%। सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 के उपयोग बताइए। उर्वरकों के सिंथेसिस यानी संश्लेषण में, पेट्रोलियम शोधन में, संचायक बैटरी में वृहद स्तर पर, और डिटर्जेंट उद्योग में भी इसका प्रयोग होता है। रंजक द्रव्यों बनाने में, पेंट और रंगों के संश्लेषण में H2SO4 का प्रयोग होता है। आयतन की दृष्टि से वायुमंडल में कितना प्रतिशत भाग आणविक नाइट्रोजन है? 78%। वायुमंडल सहित पृथ्वी पर नाइट्रोजन का बाहुल्य भारानुसार कितना है? भार के अनुसार कितना है? 0.01%। नाइट्रोजन का उपयोग किसमें किया जाता है? लोहा व इस्पात उद्योग में, तनुकारक के रूप में, डाइल्यूट वाला। द्रव नाइट्रोजन के क्या यूज हैं? जैव पदार्थों के लिए प्रशीतक के रूप में, भोज्य पदार्थों को जमाने एवं निम्न ताप पर शल्य चिकित्सा में इसका प्रयोग होता है। अमोनिया का निर्माण किस विधि द्वारा होता है? हेबर विधि द्वारा। मोस्ट इंपॉर्टेंट। अमोनिया के क्या उपयोग हैं वो देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो अमोनिया के उपयोग हैं बर्फ बनाने में, नाइट्रिक अम्ल के निर्माण में, यूरिया बनाने में, अमोनियम सल्फेट उर्वरक बनाने में, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट निर्माण में, अमोनियम लवण बनाने में विस्फोटक के रूप में, और हमारा कृत्रिम रेशे के रूप में। दलहनी पौधे की जड़ों में कौन सा जीवाणु पाया जाता है जो वायुमंडल में मुक्त नाइट्रोजन से पौधे के नाइट्रेट बनाता है? तो राइजोबियम। प्रकाश रासायनिक धूम या कुहरा यानी स्मॉग में किस कारण उत्पन्न होता है? वाहनों तथा कारखानों से निकलने वाले नाइट्रोजन के ऑक्साइडों तथा हाइड्रोकार्बनों पर सूर्य के प्रकाश की प्रक्रिया के कारण ही बनते हैं। हड्डियां तथा जीव कोशिकाओं में कौन सा तत्व उपस्थित रहता है? फास्फोरस। फास्फोरस के अपर रूप कौन से हैं? श्वेत फास्फोरस, लाल फास्फोरस और काला फास्फोरस। अपर रूप माने एलोट्रोप। फ्लोरीन का मुख्य उपयोग क्या है? UF6 और SF6 बनाने में। यू माने यहाँ पर यूरेनियम है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन यौगिकों को क्या कहते हैं? फ्रियोन कहते हैं, CFC। प्रशीतक तथा एरोसोल के रूप में किसका प्रयोग होता है? फ्रियोन का प्रयोग होता है। नॉन स्टिक बर्तन की ऊपरी सतह पर कौन सा तत्व होता है? टेफ्लॉन होता है। निष्क्रिय गैसें आवर्त सारणी किस वर्ग में होती हैं? 0 वर्ग या 18वां वर्ग, 18th ग्रुप। कौन सी अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती है? रेडॉन। ऑर्गन का मुख्य प्रयोग क्या है? उच्च तापीय धातुकर्मिक प्रक्रियाओं में, मिश्र धातुओं की आर्क वेल्डिंग में, निष्क्रिय वातावरण उत्पन्न करने में, और बिजली के बल्ब भरने में, क्योंकि ये रिएक्शन नहीं कर पाएंगी ना। हीलियम का उपयोग क्या है? गुब्बारों को भरने में, मौसम संबंधी अध्ययनों के लिए, ठंडी वायु वाली नाभिकीय भट्टी में, और द्रव हीलियम का उपयोग क्या है? निम्न ताप पर प्रयोग हेतु निम्न तापीय अभिकर्मक के रूप में इसका प्रयोग होगा। तो 2 नए चैप्टर जो हमारे बचे थे, धातु अधातु, मिश्र धातु और कार्बनिक यौगिक, कंप्लीट होते हैं। तो पुराने जो हमने पहले पढ़ दिए हैं, अम्ल, क्षार और लवण, तत्वों की आवर्त सारणी और अभिक्रिया वाला, वो अब देखेंगे। अब उसके रिवीजन पर जाते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर सभी लोग ध्यान जरूर देंगे। वे यौगिक जिनमें हाइड्रोजन प्रतिस्थापक के रूप में, यानी हाइड्रोजन आराम से निकल जाएगा, वे अम्ल कहलाएंगे। वे अम्ल जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। इनकी परिपक्व, यह किसने दिया था? यह नियम सबसे पहले किसने दिया था? आर्हीनियस ने दिया था। अम्ल क्या है? वह रासायनिक पदार्थ जो प्रोटॉन देता है तथा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, वह अम्ल वह पदार्थ है जो किसी दूसरे पदार्थ को प्रोटॉन
प्रदान करने की क्षमता रखता है। यह सिद्धांत किसने दिया था? ब्रोंसेट और लॉरी ने दिया था, ध्यान देंगे। अम्ल वह यौगिक है जिसमें इलेक्ट्रॉन की एक निर्जन जोड़ी स्वीकार करने की प्रवृत्ति होती है। यह सिद्धांत दिया था लुईस का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। अम्ल का जली विलयन नीले लिटमस को कैसा बना देता है? लाल बना देता है। ए बी डिविलियर्स रेड करके मैंने याद कराया था, याद करें। फिनोप्थिलिन किसके कारण गुलाबी रंग देता है? क्षार के कारण। अगला सवाल देखते हैं। जो पदार्थ क्षार व अम्ल के साथ भिन्न भिन्न रंग देते हैं वो सूचक कहलाते हैं। अमोनियम क्लोराइड का जली विलयन कैसा होता है? क्षारीय होता है, यानी बेसिक होता है, एल्कलीन। शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयन का सांद्रण का मान कितना होता है? 10⁻⁻⁷। सभी अम्ल धातुओं से क्रिया करके कौन सी गैस बनाते हैं? ये हम पहले पढ़ चुके हैं, हाइड्रोजन बनाते हैं। हाइड्रोजन सभी अम्लों का एक आवश्यक तत्व है, यह किसने कहा था? अवयव है, यह किसने कहा था? डेवी ने कहा था। सभी लवण कैसे होते हैं? विद्युत अपघट्य होते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया। अगला सवाल देखते हैं। जटिल लवण का एक उदाहरण है K2H8I4। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, कॉपर सल्फेट का जलीय घोल प्रकृति में अम्लीय होता है। यह किसके कारण होता है? हाइड्रोलाइसिस के कारण। खट्टे दूध में कौन सा अम्ल होता है? लैक्टिक अम्ल होता है, ध्यान देंगे सभी लोग, ये पहले पढ़ चुके हैं हम। सिरका और अचार में कौन सा अम्ल होता है? एसिटिक अम्ल होता है। सोडा वाटर व अन्य पेय पदार्थों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? कार्बोनिक अम्ल पाया जाता है। अंगूर में कौन सा अम्ल होता है? टार्टरिक अम्ल होता है। सेब में कौन सा अम्ल होता है? मैलिक अम्ल होता है। नींबू तथा नारंगी में कौन सा अम्ल? सिट्रिक अम्ल होता है, ये पहले पढ़ चुके हैं हम। खाना पचाने के लिए किस अम्ल का उपयोग होता है? HCl। किस अम्ल का प्रयोग सोने तथा चांदी के शुद्धिकरण में किया जाता है? नाइट्रिक अम्ल में। लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने से लोहे को साफ करने में किस अम्ल का प्रयोग होता है? H2SO4 और HNO3। सल्फ्यूरिक अम्ल और HNO3, नाइट्रिक अम्ल। कपड़े में जंग के धब्बे हटाने के लिए किस अम्ल का प्रयोग होता है? ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग होता है। अम्लों की प्रबलता कितने स्ट्रॉन्ग है? इनका घटता हुआ क्या है? HCl, HNO3, H2SO4, CH3COH। यानी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग HCl और सबसे कम स्ट्रॉन्ग यानी वीक होगा CH3COOH। ये पॉइंट पे हम देख चुके हैं। 3:1 के अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्सिलिक अम्ल व सांद्र नाइट्रिक अम्ल के ताजे मिश्रण को अम्लराज या एक्वारेजिया कहते हैं। सोने तथा प्लेटिनम को गलाने में भी अम्लराज का प्रयोग होता है। अगले पॉइंट पे चलते हैं। ऐसे यौगिक जो अम्ल से प्रतिक्रिया कर लवण व जल बनाते हैं वह भस्म या बेस कहलाते हैं। वह यौगिक जिसमें प्रोटॉन ग्रहण करने की क्षमता हो भस्म कहलाता है। यह किसने कहा था? ब्रोंसेट और लॉरी ने कहा था। वह यौगिक जिसमें इलेक्ट्रॉन की एक निर्जन जोड़ी प्रदान करने की क्षमता होती है भस्म कहलाता है। यह सिद्धांत किसने दिया था? लुईस ने दिया था। भस्म कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, जल में विलेय और जल में अविलेय। वैसा भस्म जो जल में विलेय होता है एक क्षार कहलाता है, यानी एल्कली कहलाता है, एल्कलीन। घरों में चूना पोतने, गारा और प्लास्टर बनाने में, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, चमड़े के ऊपर बाल साफ करने में तथा जल को मृदु बनाने में ये किसका प्रयोग होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में, CaOH का वोल्ट वाइस, ये बुझा हुआ चूना है। साबुन बनाने में, पेट्रोलियम साफ करने में, दवा बनाने में, कपड़ा और कागज आदि बनाने में, कारखानों को साफ करने में कास्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको NaOH कहते हैं। पेट की अम्लता को दूर करने के लिए किस भस्म का प्रयोग होता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH का वोल्ट वाइस। और खाने का सोडा है सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज होता है। अम्ल और भस्म की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप किसका निर्माण होता है? लवण और जल का निर्माण होता है। ये पहले मैं आपको बता चुका हूँ। खाने के रूप में एक अचार के परिरक्षण में किसका उपयोग होता है? साधारण नमक और सोडियम क्लोराइड का प्रयोग होता है, NaCl का प्रयोग होता है। अगले सवाल पे चलते हैं। कपड़े धोने में किस लवण का प्रयोग होता है? धावन सोडा या सोडियम कार्बोनेट, जिसको हम Na2CO3 10H2O कहते हैं। इसका मतलब ये हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट है। किस लवण का उपयोग अपमार्जक का चूर्ण बनाने में किया जाता है? कास्टिक सोडा, NaOH या सोडियम हाइड्रोक्साइड। बारूद बनाने में किस लवण का प्रयोग होता है? पोटेशियम का नाइट्रेट का है, KNO3 का प्रयोग होता है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट देते हैं। पीएच मूल्यांकन क्या कहलाता है? किसी घोल का अम्लीय या क्षारीय होना हमें पता चलता है पीएच से। जल का पीएच कितना होता है? 7, यानी ये न्यूट्रल होता है। दूध का पीएच होता है 6.4, यानी अम्लीय होता है। सिरके का पीएच कितना होता है? 3 होता है, यानी अम्लीय, 7 से कम अम्लीय, 7 से ज़्यादा क्षारीय। मानव रक्त का पीएच होता है 7.4। नींबू के रस का पीएच होता है 2.4। सिट्रिक एसिड। NaCl, जिसको हम अपना नमक भी कहते हैं, इसका पीएच होता है 7।
पीएच पैमाना सोरेनसन ने लगाया था। अम्लीय घोल का पीएच मान कितना होता है? 7 से कम। उदासीन घोल का पीएच मान कितना होता है? 7। न्यूट्रल। शराब का पीएच मान होता है 2.8। मानव मूत्र का पीएच होता है 4.8 से 8.4। समुद्री जल का पीएच होता है 8.5 यानी वो क्षारीय होगा। आंसू का पीएच 7.4 यानी क्षारीय होगा, यानी कम क्षारीय होगा। अगले पॉइंट पे चलते हैं। मानव लार का पीएच कितना होता है? 6.5 से 7.5 तक। किसी व्यक्ति के ब्लड में पीएच का मान 0.2 इकाई अगर बढ़ जाएगा तो उसकी मौत हो सकती है। वर्षा की पीएच का मान 5.6 से कम हो जाता है अगर वह वर्षा कैसी हो? अम्लीय वर्षा हो। अब देखते हैं तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। जो पिछला चैप्टर हमने देखा था, पीरियोडिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट्स। तत्वों का आवर्त वर्गीकरण सबसे पहले किसने दिया था? ये हमारे मेंडलीफ ने दिया था। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में कितने आवर्त थे, कितने पीरियड थे? 7। इसमें कितने वर्ग थे? 9 वर्ग थे। ग्रुप। तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं, यानी भार बढ़ते हुए भार के क्रम में सजाएंगे तो कुछ समय बाद उनके जो प्रॉपर्टीज होंगी वो रिपीट करेंगी। तो ये मेंडलीफ ने कहा था। हेलोजन को आवर्त सारणी में किस समूह में रखा गया है? 7वें समूह में। किस समूह? 7वें नहीं, 17वें होगा। ये 17वें समूह होगा, ध्यान रखेंगे। अष्टक नियम किसने दिया था? न्यूलैंड ने दिया था। परमाणु क्रमांक 17 वाले तत्वों का आवर्त सारणी में कौन सा स्थान होगा? तो चौथा आवर्त और 7वां समूह, ध्यान रखेंगे। अगले सवाल पे चलते हैं। एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है, तो वह कौन सा तत्व है? हेलोजन तत्व है। हेलोजन माने लवण होता है, याद होगा, मैं पहले पढ़ा चुका हूँ सारी चीजें। कौन सा तत्व परिवर्ती संयोजकता दिखाता है? संक्रमण तत्व। बदलने वाली संयोजकता। संक्रमण तत्व कौन से हैं? जैसे Fe, कोबाल्ट, निकेल। Fe मतलब आयरन। किस गुण के कारण ऑक्सीजन और सल्फर को एक ही समूह में रखा जाता है? उनके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की समानता होने के कारण। प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या बताइए 2। शून्य समूह का पता किस वैज्ञानिक ने लगाया? रैमजे ने लगाया। तत्वों के वर्गीकरण में त्रिक का नियम दिया था डोवेराइनर ने, याद होगा आपको, जिसमें एवरेज निकालते थे। आधुनिक आवर्त नियम किसने दिया था? मोजले ने दिया था। पृथ्वी के पटल पर 97.2% कितने तत्वों से मिल है? ये इसमें 8 तत्व हमारे कवर हो जाते हैं। 8 तत्वों का इतना एरिया कवर करा हुआ उन्होंने। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु तत्व है एल्यूमिनियम। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन। धातु तत्व कहेंगे तो एल्यूमिनियम, और नॉर्मल तत्व या धातु कहेंगे तो ऑक्सीजन। आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का उनको किस हिसाब से सजाया गया है? परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में। आवर्त सारणी में उदग्र स्तंभ को, ऐसे जो स्तंभ है इन्हें क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं, यानी ग्रुप कहते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी का नियम ये किस पर आधारित है? हमारे मोजले के नियम पर आधारित है। सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता किसकी है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये क्लोरीन की है। अगले सवाल पे चलते हैं। आवर्त सारणी का दीर्घ रूप किस सिद्धांत पर आधारित है? आपबाउ के सिद्धांत पर। सबसे छोटा तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन है। सबसे बड़ा तत्व कौन सा है? सीजियम है। अत्यधिक विषैली धातु कौन सी? प्लूटोनियम है। किस तत्व का घनत्व तो सबसे कम होता है? लिथियम का होता है। किस तत्व का गलनांक उच्चतम होता है? मेल्टिंग पॉइंट टंगस्टन का। किस समूह के तत्वों को सिक्का धातु कहते हैं? 1b, ध्यान रखेंगे। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता किसकी है? फ्लोरीन की है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगला देखते हैं। किसी उदासीन गैसीय परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन डालने पर जो ऊर्जा निर्मुक्त होती है उसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। अगले पॉइंट पे चलते हैं। किस वर्ग के तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे उच्च होती है? 7a। अब हमारा अंतिम चैप्टर बचता है ऑक्सीकरण व अवकरण से रिलेटेड। जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे अवकारक कहते हैं। इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा, वह क्रिया जिसमें परमाणु का ऑक्सीकरण घटता है उसे क्या कहते हैं? अवकरण कहते हैं। ऑक्सीकरण व अवकरण की क्रिया जब साथ साथ होती हैं, यानी एक पदार्थ इलेक्ट्रॉन त्याग करता है दूसरा ग्रहण करता है, तो उसे रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। चैप्टर में पहले मैं पढ़ा चुका हूं। विद्युत ऋणात्मक परमाणु या मूलक का अनुपात बढ़ना या धन आवेश का बढ़ना या इलेक्ट्रॉन का त्याग करना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। तो अब चेन में क्या होगा? इसका बिल्कुल उल्टा होगा। जिस पदार्थ का अवकरण होता है, यानी जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, उसे ऑक्सीकारक कहते हैं। ऑक्सीकारक व अवकारक दोनों का आचरण करने वाले पदार्थ कौन से हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट, यानी वे ऑक्सीकारक भी हैं अवकारक भी हैं। हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2, सल्फर डाइऑक्साइड SO2
और नाइट्रिक अम्ल HNO3। तो इसी के साथ क्लास 10th की हमारी केमिस्ट्री समाप्त होती है। लगभग 400 से 500 इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। तो आपने क्या करना है, सारे पॉइंट बहुत ध्यानपूर्वक, जो चीज़ें आपको याद हैं बहुत बढ़िया बात है, जो याद नहीं है उनको याद ज़रूर करें। और इसकी PDF मैं कहाँ डालूंगा, अपने टेलीग्राम चैनल में डालूंगा। वीडियो आपको पसंद आती है तो इसको लाइक शेयर ज़रूर करें। बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाई गई हैं, पुरानी वीडियो ज़रूर देखिए, नया कुछ नहीं पढ़ना है। अब 1 या 2-3 वीडियो और आएंगे, हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। यानी एग्ज़ाम होने से 8 से लगभग 10 दिन मान के चलिए, 7-8 दिन पहले हमारा सिलेबस हम कंप्लीट कर लेने वाले हैं। तो आपने क्या करना है, खुद भी स्टडी करनी है, हमारे वीडियो बहुत बढ़िया से देखने हैं। ये मान के चलिए, ये आपने कवर कर लिया तो 10 से 15 सवाल किसी भी हालत में आने वाले हैं, क्योंकि हमारे सिलेबस में हम जानते हैं फिर बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स ही आने वाला है। 50 नंबर का अगर हम 9th का लें, 50 नंबर का 10th का लें, तो इसको भी अगर हम बांटें तो मान के चलिए 3-3 हिस्से अगर इनके करें तो 16-16 नंबर का ये बनता है। तो 32 नंबर की लगभग बायो आएगी, 32-33 नंबर की, 33 नंबर की केमिस्ट्री और 33 नंबर की फिजिक्स आएगी। तो 33-33 को भी अगर बांटे तो केमिस्ट्री को कितना मिलने वाला है, 17 नंबर का केमिस्ट्री मान के चलिए, 16 नंबर की केमिस्ट्री 9th से आएगी, 16 नंबर की हमारी कहाँ से आएगी, 10th से आएगी। तो 16 नंबर, 10 से भी ज़्यादा मार्क्स आप इसमें गेन कर सकते हैं। लेकिन बहुत ध्यानपूर्वक, भटकना बिल्कुल नहीं है, कोई कुछ भी कहे, अपनी तैयारी में लगे रहिए, सफलता ज़रूर कदम चूमेगी। तो अगले वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर ये सेशन आपको पसंद आ रहा है तो उसको लाइक शेयर ज़रूर करें, अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुँचाएँ। अब अगले वीडियो में मिलेंगे, धन्यवाद।